एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे पहले के जो रूलर्स थे उनको चूज़ करते थे थ्रू द सम स्पेशल सेक्रीफाइस के द्वारा, जो कि अश्वमेध सेक्रीफाइस था। उसके बाद जनपद और महाजनपद के बारे में भी पढ़े थे। तो आज हम लोग देखेंगे जो महाजनपद के रूलर्स थे वो लोग टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे। तो एज द रूलर ऑफ द महाजनपदस वेर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग बिग आर्मी, दे नीडेड मोर रिसोर्स। तो जो महाजनपद के रूलर्स थे वो लोग ह्यूज फोर्ट्स बनवा रहे थे ताकि अपने जो स्टेट है या जो कंट्री है उसको सिक्योर किया जाए, उसको दूसरे राजाओं से प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर जो बिग आर्मी वो मेंटेन करते थे, आर्मी रखते थे, उनको सैलरी देते थे, पैसा देते थे। तो उनके लिए जो है ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होती है। रिसोर्स का मतलब होता है मनी। तो इसके लिए उनको जो है ऑफिसर्स चाहिए होता था जो कि इन सभी पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय द पीपल, एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपदस, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो इसके लिए उन्होंने पहले जो जनपद था उसमें लोग राजाओं को अपनी इच्छा से कुछ कुछ गिफ्ट्स लेके आते थे, तो उसी गिफ्ट के पैसे से ही वो लोग अपनी कंट्री को रन करते थे। तो उसके बदले उन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया कि लोगों से गिफ्ट कलेक्ट ना करके उनसे रेगुलरली टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो देखने की जो टैक्स है वो कौन कौन से आधार पर लिया जाता था। तो टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, तो क्रॉप्स जो था सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स था। तो दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वाज फार्मर्स। तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो था वो फार्मिंग के ऊपर लिया जाता था, वो इसलिए क्योंकि उस एरिया में ज़्यादा जो लोग थे वो फार्मर्स थे। तो यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस। तो जितना प्रोड्यूस किया जाएगा उसका 1/6 भाग जो होता है उतना भाग उनको टैक्स के हिसाब से देना पड़ेगा। एंड दिस इज़ नोन एज द भागो और ए शेयर। तो ये जो अमाउंट होता है उसको भागो और शेयर भी बोला जाता है। तो सेकंड में आता है देयर वे टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। तो जो लोग क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जो लोग हाथ से कुछ ना कुछ बनाते हैं, जैसे कि जो वीवर्स होते हैं या फिर जो लोग पॉटरी बनाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन होते हैं। तो उनसे भी टैक्स कलेक्ट करते थे। तो उनको जो है उनका जो टैक्स था वो मनी के हिसाब से या फिर किसी दूसरे चीज़ के हिसाब से ना लेके उनको उनकी लेबर के हिसाब से लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ए वीवर और ए स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो जो वीवर्स होते हैं या फिर जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो लोग सोने का काम करते हैं या फिर लोहे का काम करते हैं, तो उनको जो है हर मंथ जो है राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ेगा। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। और जो लोग एनिमल्स रखते हैं या फिर एनिमल्स को हर्ड करते हैं, हर्डिंग का मतलब होता है पालना, तो उनके लिए जो टैक्स का अमाउंट था वो ये था कि वो राजा को कोई ना कोई एनिमल या फिर एनिमल से जो चीज़ प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अगर वो लोग केटल रखे हैं, गाय रखे हैं, तो उनका दूध दे सकते हैं, या फिर दूध से बना वो घी, पनीर, जो कर्ड होता है, दही, या फिर कोई भी चीज़ जो है वो राजा को एज ए टैक्स दे सकते हैं। There were also taxes on goods that were brought and sold through trade। और जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग चीज़ें बेचते हैं, तो उनके लिए भी टैक्स लागू किया गया था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और जो लोग हंटिंग गैदरिंग का काम करते थे, मतलब जंगल से जो लोग चीज़ों को कलेक्ट करके लेके आते थे, तो उनके लिए जो टैक्स का अमाउंट था वो ये था कि वो लोग राजाओं को कोई ना कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस देंगे। जैसे कि अगर वो लोग फॉरेस्ट से कोई वैल्यूएबल लकड़ी अगर कलेक्ट करें तो उसका आधा कुछ हिस्सा जो है वो राजा को टैक्स के हिसाब से देंगे। या फिर कोई एक मेडिसिनल हर्ब्स लेके आते हैं या फिर फ्रूट्स लेके आते हैं, या फिर जो कोई भी वो जंगल से लेके आते हैं, उसका कुछ अमाउंट जो है वो राजा को एज ए टैक्स के हिसाब से देंगे। तो ये था टैक्सेस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर। इस टाइम में जो एग्रीकल्चर का पैटर्न था उसमें बहुत दो मेजर चेंजेस देखने को मिला था। मतलब दो चीज़ जो था वो बदल गया था पहले के हिसाब से। तो जो पहला था वो था वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन प्लोसेयर। तो जो पहला बदलाव ये था एग्रीकल्चर के ऊपर कि जो लोग पहले किसी दूसरे चीज़ का इस्तेमाल करते थे क्रॉपिंग के लिए, वो लोग बाद में आयरन का प्लोसेयर यूज़ करने लगे। आयरन मतलब लोहा और प्लोसेयर मतलब जिससे कि मिट्टी को हल्का किया जाता है फार्मिंग करने के लिए। दिस मीन्ट दैट हेवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद द वुडन प्लोसेयर। तो पहले जो लकड़ी का वुडन प्लोसेयर वो यूज़ करते थे, उसके बदले वो आयरन का प्लोसेयर यूज़ किए, जिससे कि
मिट्टी को हल्का करना, फिर उसको खोदना जो था और भी इजी हो गया। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, तो उससे जो था बहुत ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस किया गया। सेकंड जो चेंज हुआ था वो ये कि पीपुल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पेडी, तो जो लोग थे वो पेडी का मतलब होता है राइस, तो राइस को वो ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिए। ट्रांसप्लांट मतलब छोटे छोटे चारा होता है ट्री का, तो उसको लगाना शुरू कर दिए थे। तो पहले जो फार्मिंग होता था वो लोग जो है सीड्स का मतलब होता है जो बीज होता है, मंजी बोलते हैं, तो वो लोग राइस का जो बीज होता है उसको हाथ में पकड़ के उसको स्कैटरिंग करते थे, मतलब उसको फेंकते थे ज़मीन पे। तो उसको ना करके वो लोग बाद में क्या किए, पहले वो लोग सीड से छोटे छोटे सेपलिंग जो कि चारा बोलते हैं वो उगाए, उसके बाद वो उसी चारा को प्लांटिंग किए, लगा एक एक करके उसको लगाए, और उसके बाद वो क्रॉप्स ग्रो किए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांट करना। तो ये दो मेजर चेंजेस जो था वो एग्रीकल्चर में देखने को मिला था। वन इज़ द यूज ऑफ द आयरन प्लोसेयर एंड सेकेंड इज़ द ट्रांसप्लांटिंग द पेडी। तो इससे जो प्रोडक्शन था उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला था, क्योंकि प्लांटिंग करने से बहुत ज़्यादा ट्री जो है वो सर्वाइव करते हैं, वो ठीक से ग्रो होते हैं। लेकिन ये जो काम होता है वो बहुत ही ब्रेकिंग होता है, क्योंकि जो औरतें होते हैं या फिर जो मेन होते हैं उनको झुक के दिन भर एक एक करके जो चारा होता है वो मिट्टी में खोद के लगाना पड़ता है। तो ये जो है वो उनका जो बैक होता है, जो पीठ होता है, वो बहुत ही दर्द होता है। तो जनरली जो स्लेव्स होते हैं, जो दासियां होते हैं या फिर जो औरतें होते हैं, दासी या फिर जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जिनके पास ज़मीन नहीं होता है, तो ऐसे लेबर जो है इस तरह के काम करते हैं। तो ये था चेंजेस इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर लुक मगध। तो मगध के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो पेज नंबर 57 में जो मैप दिया है उसको जाके देखो और मगध कहाँ पे ढूंढो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पेज 57 पेज पे जो मगध है वो अंग, भज्जी और वैशाली के पास है। तो मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। तो 200 साल पहले मगध जो था वो एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट महाजनपद हुआ करता था। मेनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू द मगध। तो मगध में जो बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते थे, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो है गंगा और सोन। तो जो रिवर्स थे वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट था, जैसे कि फॉर ट्रांसपोर्ट। तो उस समय एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए या फिर जो चीज़ों को बेचने की जो ट्रांसपोर्ट का काम करता था वो रिवर्स के थ्रू ही होता था। सेकंड जो है वाटर सप्लाई। तो रिवर के होने की वजह से वहाँ का जो वाटर सप्लाई था वो अच्छे से हो पाता था, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो या फिर एग्रीकल्चर के लिए हो। एंड थर्ड जो था मेकिंग द लैंड फर्टाइल, क्योंकि जो रिवर बेसिन होता है उसका जो मिट्टी होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, जिससे कि एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा होता है। उसके बाद जो मगध था उसके कुछ पार्ट्स जो था उसमें वो फॉरेस्ट से कवर था। तो फॉरेस्ट होने की वजह से वहाँ पे एलिफेंट्स को ज़्यादा कैप्चर किया जाता था और उसको ट्रेन करके आर्मी में अपॉइंट किया जाता था। फॉरेस्ट ज़्यादा होता था तो फॉरेस्ट से जो है वुड, जो कि बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होता है, तो लकड़ी भी जो है इजीली प्रोवाइड हो पाता था, चाहे वो कार्ट्स के लिए हो या फिर चैरियट्स के लिए हो, चाहे वो किसी जो बुलक कार्ट्स होता है या फिर चैरियट जिसमें कि रथ होता है यूथ करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए लकड़ी चाहिए होता है और वो भी मगध में फॉरेस्ट होने की वजह से ईजिली अवेलेबल हो जाता था। तो इसको छोड़ के मगध में आयरन और आयरन माइंस भी देखने को मिलते था। तो मगध में जो था लोहे का खोदान जिसको बोलते हैं खनी, वो भी देखने को मिलता है। और जो लोहा है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। तो लोहे जो है वो स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए काम आते हैं, जो कि युद्ध में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन्हीं सभी रीजन की वजह से जो मगध था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक इम्पोर्टेंट महाजनपद कहलाता था। इसके अलावा मगध में बहुत दो पावरफुल रूलर्स थे जिनका नाम था बिंबिसार एंड अजातशत्रु। ये दोनों जो थे वो सभी कुछ उनसे जो भी हो पाता था वो सभी कुछ रास्ते अपनाए थे सभी जनपदों को कन्क्वर करने के लिए और अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। तो इसके साथ और एक इम्पोर्टेंट रूलर था जिनका नाम था महापद्मनंद। उन्होंने अपने जो साम्राज्य को नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक वो एक्सटेंड किए थे, उसको विस्तार किए थे, बढ़ाए थे। ऐसे मगध में तीन रूलर के नाम जो था इम्पोर्टेंट था, एक था बिंबिसार, दूसरा था अजातशत्रु और तीसरा था महापद्मनंद। तो पहले राजगृह जिसको कि अभी प्रेजेंट डे में उसका नाम बन गया है राजगीर, तो जो कि अभी बिहार में है। तो इट वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। तो राजगृह जो कि सबसे पहले मगध का कैपिटल हुआ करता था, बाद में जो कैपिटल था उसको बदल के पाटलिपुत्र किया गया, जो कि अभी के पटना जिसको बोला जाता है।
तो आज से 2300 साल पहले एक और रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि मैसिडोनिया, एक यूरोप का कंट्री का नाम है मैसिडोनिया। तो वहाँ पे अलेक्जेंडर रहते थे। तो वो चाहते थे कि कैसे पूरा वर्ल्ड जो है उसको वो कॉन्क्वर करे। कॉन्क्वर का मतलब होता है जीत हासिल करना। तो वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहते थे, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड को तो वो पूरे वॉल को तो नहीं जीत पाए, लेकिन कुछ हिस्सा जैसे कि इजिप्ट का और वेस्ट एशिया का कुछ पार्ट वो जीत पाए थे एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये सब जीतने के बाद वो लास्ट में इंडिया आए थे, इंडिया को जीतने के लिए। तो जब वो ब्यास नदी के पास वो पहुँचे और वो आगे आगे बढ़ना चाहे, तो उनके जो सोल्जर्स थे वो आगे बढ़ने के लिए मना कर दिए, बिकॉज दे वर स्केयर्ड एज दे हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज एंड फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। क्योंकि उनके जो आर्मी थे वो डर गए थे कि जो इंडिया में है बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स हैं और उनमें उनका बहुत ही वास्ट आर्मी, मतलब बहुत विशाल सेना है, और जो कि फुट सोल्जर्स और चैरियट्स एलिफेंट्स सभी उसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए वो इंडिया को कन्क्वर करने के लिए वो डर रहे थे। तो ये था एक क्लोजर लुक एक मगध